बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करता है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और उन तमाम लोगों को जो आज क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको पब्लिक न्यूज़ की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से वेरी हैप्पी क्रिसमस। आपको पता है क्रिसमस की सेलिब्रेशंस वैसे तो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज़बरदस्त और जोशो खरोश से सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस को, लेकिन पाकिस्तान में भी और ख़ास तौर पे अगर हम लाहौर और पंजाब की बात करें तो यहाँ पे भी क्रिसमस सेलिब्रेशन बड़ी ज़ोरों शोर से जारी थी। कल इनफैक्ट मेरा बाहर निकलने का इत्तेफाक हुआ रात के वक्त और बड़ी एक्साइटमेंट जी और बड़ी सेलिब्रेशंस चल रही थी मुख्तलिफ जगहों पे शहर के। सो आई वाज़ रियली ग्लैड कि हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और अपने तमाम तर जो बहन भाई हैं क्रिश्चियंस उनके साथ मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। सो आपको प्रोग्राम के आगाज़ में वेरी मैरी क्रिसमस। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट दिन आज पाकिस्तान के बानी बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 149th बर्थडे पूरे मुल्क में इंतहाई अकीदत व एहतराम और मिली जोशो जज्बे के साथ सेलिब्रेट की जा रही है। इस मौके के ऊपर मुल्क भर में जो आम तातीर है, जबकि मज़ार कायद पे गाज की तब्दीली की एक तकरीब भी हुई। यौम पैदाइश पर सरकारी और गैर सरकारी सतह पर जो तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है, कायदे आज़म के हवाले से अगर बात करें तो बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक नाकाबिले फरामोश जद्दोजहद, उसमें क़याम पाकिस्तान में उनकी जो तारीख़ी खिदमात हैं और उनके सुनहरे असूलों को खराज तहसीन और अकीदत पेश किया जा रहा है। आज के दिन के हवाले से, उनकी बर्थडे के हवाले से और कायदे आज़म के हवाले से आपकी रिपोर्ट देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम भी कराची से ही हासिल की। 1893 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आला तालीम के हुसूल के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया और वतन वापस लौटे। वकालत के साथ साथ तहरीक पाकिस्तान के लिए सियासी जिद्दोजहद का आगाज किया। इनके विजन को देखकर कई सियासी रहनुमा भी तहरीक का हिस्सा बन गए। अल्लामा इकबाल के अलग वतन के ख्वाब को कायदे आज़म ने पूरा करके दिखाया। 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद वतन के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुंतखब हुए। पाकिस्तान के क़याम के एक साल बाद ही 11 सितंबर 1948 में वफात तक इस ओहदे पर तैनात रहे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर 1948 को फेफड़ों की बीमारी के बाइस दौरान अलालत इंतकाल कर गए थे। कायदे आज़म अपनी वफात के बाद भी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र शख्सियत माने जाते हैं। शाइस्ता जलील, पब्लिक न्यूज़, कराची। यूं दी जी, कायदे आज़म के हवाले से आपने रिपोर्ट देखी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। वैसे तो मुझे लाहौर से बड़ी शदीद मोहब्बत है क्योंकि मेरा शहर है और एवरी सिंगल टाइम जब भी लाहौर में कुछ अच्छा काम होता है या कुछ अच्छी एक्टिविटी होती है तो आई फील रियली प्राउड। और लाहौर की बड़ी और अहम शाहराओं की बात करें तो इसमें पंजाबी ज़बान में जी साइन बोर्ड्स की तनसीब एक काबिल तहसीन और एक बड़ा बामानी इकदाम है जो पंजाब की सदियों पर मुहित जो तहजीबी तारीख़ है, सकाफती विरसा है और बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल शनाख्त को नुमाया करने के लिए एक अमली कोशिश भी है। पंजाबी ज़बान जो इस खत्ते के अवाम के जज्बात हों, रवायतें हों, इज्तिमाई शऊर हो, उसकी अक्कास है। अब लाहौर की सड़कों और अवामी मकामात पर अपनी मौजूदगी की वो कह लेना एक सबूत दे रही है। इस फैसले को ना सिर्फ सकाफती हलकों में बल्कि आम शहरियों की जानिब से भी भरपूर अप्रिसिएशन मिल रही है क्योंकि ये इक़दाम नई जनरेशन को अपनी जो मादरी ज़बान है इससे जोड़ने और मकामी शनाख्त को ज़िंदा रखने में अहम किरदार अदा कर सकता है। ऐसे दौर में जब हम मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, इनफैक्ट है उसमें अक्सर रवायती जो शनाख्तें हैं उसको हम पसे पुश डाल देते हैं। और क्या कसीरुल लिसानी साइन बोर्ड्स का ये इक़दाम एक मुस्तकिल पॉलिसी का आगाज़ है या एक लामती फ़ैसला, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ राजा मंसूर अहमद मौजूद हैं, MD PHA लाहौर है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, इसको जितने अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। हमें थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिएगा इस हवाले से कि जो इक़दाम या हमने एक सिस्टम शुरू किया है पर्पस क्या था और कि हमने अपनी मादरी ज़बान को समहाउ फेमिलियर कराना है नई जनरेशन से।
जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे टाइम दिया। असल में बिल्कुल ऐसे ही है कि एक तो आप अपनी ज़ुबान को फ़रोग़ देना है और साइमल्टेनियसली आपने एक मैसेज भी देना है, ज़ुबान वो भी पंजाबी के अंदर मैसेज। और ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि इसमें हमने कोई 2-3 काम किए। एक तो ये बेसिकली तो ऐसे ब्रेन चाइल्ड है चीफ मिनिस्टर पंजाब का। उन्होंने कहा कि पंजाबी ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए लगाएँ, बोर्ड लगाएँ। फिर हमने ये स्पेशल बोर्ड डिज़ाइन किए हैं, ये आम रूटीन से हट के बोर्ड हैं। आप देखते हैं तो फौरी तौर पर ये आपको अट्रैक्ट करते हैं, पढ़ने पे मजबूर कर देते हैं। और थिर्डली और इसके अंदर जो कोई फलाह का मैसेज वो ज़रूर है कि ड्राइविंग के अंदर मोबाइल इस्तेमाल ना दें, मोबाइल इस्तेमाल जो वो ना करें, आप ड्राइविंग की तरफ ध्यान दें। अब कोई दरख्त लगाएँ, कोई ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेजेस हैं, वो ये मल्टीपर्पज़ जो ये बोर्ड्स हैं। ठीक है। अच्छा राजा मंसूर साहब, हमें बताइएगा कहाँ कहाँ पे बोर्ड्स लगाए गए हैं? और जाहिर है कि ये एक इनिशिएटिव, आई बिलीव आपने खुद कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का इनिशिएटिव है, और इसको आगे आप लोगों का क्या प्लान है, कहाँ कहाँ पे एक्सपैंड करना है? क्योंकि पंजाबी ज़बान के बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि जी हमें इसको मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए काम करना है। अगर ये साइन बोर्ड्स ही चले, एक आगाज़ तो है ना इस चीज़ के लिए। ये अभी लाहौर की 2-3 सड़कों पे तो पाइन एवेन्यू रोड के ऊपर, जेल रोड के ऊपर, आज ये गुलबर्ग की रोड्स के ऊपर लगा दिए जाएंगे। और जो गुलबर्ग की रोड पे आज हम लगा रहे हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये वॉक की तरफ के लिए आपको वॉक करना चाहिए, आपको ग्रीनरी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ये बोर्ड लगा रहे हैं। अब लाहौर के बाद अब बाकी शहरों के अंदर भी ये बोर्ड लगाए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पे ये बोर्ड्स लग रहे हैं बाकी शहरों में जी? ये बहावलपुर के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, सरगोदा के अंदर, साहिवाल के अंदर, मुख्तलिफ शहरों में अब ये बोर्ड लगाए जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक वहाँ पर भी यही बोर्ड लगाए जा रहे हैं। अच्छा जी, राजा मंसूर साहब ये भी बताइएगा कि जो बोर्ड्स की नस्ब किए जा रहे हैं, उन पे क्या सिर्फ पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं या दीगर चीज़ों को भी आप इसमें कर रहे हैं इंक्लूड? पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं और लाहौर है, कुछ थोड़ा सा अट्रैक्शन वाले भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं लोगों को देखिए मज़ा, सबक, ये सारी चीज़ें मिल के हों तो वो आपको आपके दिमाग के ऊपर वो असर छोड़ते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं, आपको किसी वो कन्विंस करते हैं। वो शायद हमारी एक ऐसी कोशिश है जिससे लोग शायद कुछ ट्रैफिक के ऊपर तवज्जो देना, ये बड़ी अच्छी बात है। मोबाइल हम बड़ी एक हमारी जनरल प्रॉब्लम है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सारी ऐसी चीज़ें वो की हैं कि मैसेज जो है वो किसी इस तरीके से जाए कि लोगों को उनका भी फलाह भी हो और साथ साथ ज़ुबान है उसकी तरवीज भी हो। लोगों का रिस्पांस कैसा है इस हवाले से? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है जी, बड़ा लोग पसंद कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि ये बोर्ड बड़े, हमने कोई रूटीन का बोर्ड नहीं है, हमने इनका बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, इसलिए बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आगे अब चीफ मिनिस्टर पंजाब इस हवाले से खासे इकदाम कर रही हैं, और आज भी हमने देखा है कि आज क्रिसमस सेलिब्रेशंस को लेकर भी खासा सेटअप लगाया गया है लाहौर के अंदर भी, और आई बिलीव के दीगर शहरों में भी होगा। तो क्या इनिशिएटिव्स मज़ीद प्लान किए हैं PHA के साथ मिलकर? ये आपने जैसे ये क्रिसमस का जिक्र किया, तो जो लिबर्टी चौक के अंदर एक 42 फीट हाई क्रिसमस ट्री लगाया है वो PHA लाहौर ने। आप अगर लिबर्टी राउंड अबाउट पे रात को, अगर आपका गुज़श्ता रात को या आज भी चक्कर लगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छा हमने उसको डेकोरेट किया है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स लगाए हुए हैं, और फिर उसके अंदर इल्यूमिनेशन का किया है, मुख्तलिफ चर्चेज़ के अंदर लाहौर के अंदर किया हुआ है। एक जहानाबाद का जो मेन उनका बाज़ार है उसको पूरा डेकोरेट PHA ने किया है, क्योंकि ये भी आपको पता है कि जो हमारे भाई हैं माइनॉरिटीज़ वाले, इनकी भी इतनी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के अंदर। हमारे वो जो फ्लैग के अंदर जो वाइट पोर्शन है वो ऑब्वियसली ये है, तो हमें भी इनको इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और पाकिस्तान की तरक्की में इनका बड़ा किरदार है। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहें राजा मंसूर अहमद साहब आप कुछ? मैं तो जी एक तो ये कि हमें अपने भाइयों की खुशियों में सब कुछ शरीक होना चाहिए जो हमारे मसीह भाई हैं, और सेकेंडली ये जो बोर्ड्स हैं, ये जो बोर्ड्स के ऊपर मैसेजेस हैं, इनको पढ़ें, इंजॉय करें और इसके ऊपर अमल भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। राजा मंसूर अहमद हमारे साथ मौजूद थे, MD PHA लाहौर। पंजाब हुकूमत ने जी लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर, इनफैक्ट पंजाब की मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर ये इनिशिएटिव प्लान किया है।
कि पंजाबी ज़बान के अंदर जो साइन बोर्ड्स हैं उनको इंक्लूड किया जा रहा है ताकि अपनी जो मादरी ज़बान है लोग उससे फेमिलियर भी हों और इसकी भी इम्पोर्टेंस के हवाले से लोगों को आइडिया हो। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। गुज़िश्ता रोज़ अगर हम कराची की बात करें तो उसके इलाके मंगूपीर में 5 साला नूर सबा जो हैं ट्रक की टक्कर से जाँ बहक हो गई, जिसके बाद वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया जबकि ड्राइवर फ़रार हो गया। ये वाक़या जी समहाउ इस बात की भी निशानदेही तो कर रहा है कि शहर में डंपर्स और बड़ी गाड़ियों से होने वाले हादसा रोकने के लिए अभी मज़ीद सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। हुकूमत और शहरी जो इंतज़ामिया ने फ़ौरी रद्द-ए-अमल के तौर पर जो हैवी ट्रैफिक है उसके ऊपर दिन के औकात में पाबंदी नाफिज की है और मुतबादिल रूट्स भी मुकर्रर की हैं। सुबह 6 से रात 10 बजे तक ये पाबंदी जारी रहेगी ताकि शहरियों की जो हिफाजत है उसको मुमकिन बना सके। ताहम डंपर्स और बड़े ट्रक से होने वाले हादसा अब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिस पर मज़ीद टेक्निकल और इंतज़ामी तवज्जो की भी ज़रूरत है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या मौजूदा इक़दाम जो डंपर से होने वाले हादसात हैं, शहरी हिफाजत है, इसके ख़तरात को हकीकी तौर पे कम करने में कामयाब हो सकें या नहीं। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा कि आपने में वक्त दिया। एक और वाक़या जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसे वाक़यात नहीं हुए, बट आई बिलीव कि सिंध हुकूमत ने इस हवाले से इक़दाम किए थे और कर भी रही है। मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप उन इक़दाम को हमारे देखने वालों के साथ मज़ीद एलेबरेट भी कीजिएगा और इससे कितना इम्पैक्ट हमें और जो कह लें स्ट्रिक्ट एक्शंस या मेजर्स लेने होंगे कि ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म हो। थैंक यू वेरी मच। देखें, पिछले साल मतलब ये जो साल अब तकरीबन 2-3 दिन का रह गया है, इसमें ट्रैफिक के हादसात कराची में बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स पे रिपोर्ट हुए। अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का नंबर देखा जाए तो वो वाकई बहुत बड़ा था। कोई दिन में 9-10 रोड एक्सीडेंट्स थे। उसमें जब चीफ मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए काम शुरू किया तो ग्रेजुअली उसमें कमी आई है। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जी ज़ीरो हो गया, नहीं, ज़ीरो नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने जो ये बड़ी गाड़ियाँ थी इनको इनमें ट्रैकर लगाए हैं और जिसकी स्पीड का कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के हवाले है। कोई 22,000 गाड़ियाँ कराची में बड़ी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 15,000 में गवर्नमेंट ट्रैकर लगा चुकी है और आइंदा 2 महीने में जो बाकी 7-8 हज़ार गाड़ियाँ बच गई हैं उनको भी ट्रैकर करके और उनका कंट्रोल, जो उनकी स्पीड का कंट्रोल है, वो ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इसके अलावा हेवी चलानिंग, ई चलानिंग का सिस्टम कराची में राइज किया गया और जो ये बड़ी गाड़ियां हैं इन पे ई चलानिंग की है। पहले जो रोड एक्सीडेंट्स होते थे वो एफआईआर जो थी वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था, अब जो एफआईआर है वो क्रिमिनल ऑफेंस है और लॉ में तब्दीली की गई उसके लिए भी कि जो ये ड्राइवर हजरात रैशनल ड्राइविंग करते हैं उनके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सके। बाकी भी जैसे बहुत सारी गाड़ियां कराची शहर में जो हैवी ट्रैफिक चल रही है वो अनरजिस्टर्ड थी। अभी उस दिन आज से 2 दिन पहले होम मिनिस्टर साहब की सरबराही में एक कमेटी जो बनाई गई जिसमें अपोजिशन मेंबर्स भी हैं, उसमें उन्होंने बिल्कुल सख्ती से कहा है कि जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियां चल रही हैं जिनकी फिटनेस पूरी नहीं है उनको पुलिस जब्त करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो छोटी गाड़ियां और मोटरसाइकिल सवार हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, साइड मिरर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि इंसान की जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल। अच्छा सादी साहब, अभी आपने बात की कि इक़दाम हैं, ज़ाहिर है आपको इंस्ट्रक्शंस भी हैं और हैवी ई चलान सिस्टम भी है, कराची में ऑपरेशन हो रहा है, हमने पिछले दिनों ये स्टोरी भी कवर की थी।
कि लोग एतराज़ भी कर रहे हैं, बट स्टिल अब अगर ये चीज़ें हो रही हैं, चैलेंज कहाँ आता है हुकूमत को? अब ये जो आपने जैसे कहा कि 22,000 गाड़ियाँ हैं, जिसमें से हमारी 8-9 हज़ार गाड़ियाँ ऐसी हैं जो भी रजिस्टर्ड होने वाली हैं, क्या रिसोर्सेज का इशू है या हमारे पास वैसे दीगर चैलेंजेस मौजूद हैं कि अब हम इसको अंडर कंट्रोल या अंडर सिस्टम लाने के लिए ये चैलेंजेस हमें दरपेश हो रहे हैं? देखिए, जो 15,000 कोई 22,000 गाड़ियां थी, मैंने आपको बताया, जिसमें जो स्पीड ट्रैकिंग है वो लगा दी गई है। 15,000 गाड़ियों में 7-8 हज़ार, क्योंकि जाहिर सी बात है कराची बहुत बड़ा शहर है, पोर्ट सिटी है, तो यहाँ हैवी गाड़ियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल चैलेंजेस ये होते हैं, क्योंकि देखें जाहिर सी बात है, अब ट्रैकर्स पाकिस्तान में तो बन नहीं रहे, वो बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सप्लाई का इशू है, और बाकी भी चीज़ें हैं, और फिर रेजिस्टेंस भी होती है गवर्नमेंट को, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। कराची एक बहुत बड़ा शहर है। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ये बात करती हूँ कि कराची एक शहर नहीं है, कराची मिनी पाकिस्तान है। तो यहाँ की आबादी कोई 2-2.25 करोड़ की आबादी है, उसी हिसाब से शहर में व्हीकल है, फिर इकोनॉमिकल हब है, पोर्ट सिटी है, तो कमर्शियल गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि कुछ कराची रजिस्टर्ड है या सिंध रजिस्टर्ड है, बाकी दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से भी गाड़ियाँ जो रजिस्टर्ड है इस शहर में ऑपरेट कर रही हैं। तो हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, फिगर्स में कमी आ रही है। इंशाल्लाह अगले साल मुझे उम्मीद है कि ये जो रोड एक्सीडेंट्स वाला मामला है ये मज़ीद कम होगा। साजिद साहिबा, आई रियली होप एंड प्रे कि आप लोग जो काम कर रहे हैं इसमें रोड एक्सीडेंट्स का मामला कम हो, बट ये मेरी एज अ शहरी एक ऑब्जर्वेशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज़ के अंदर, बिकॉज़ जो रोड्स की सूरत हाल है कराची के अंदर और इवन मेन चौराहों के अलावा भी, वहाँ पर भी इस तरह के एक्सीडेंट्स होना बाइक्स के, ये बड़ा कॉमन हो चुका है। क्योंकि अक्सर अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरे सामने आंखों के कुछ ना कुछ ऐसे, कोई बाइक वाला गिर जाता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस आई बिलीव। जी बिल्कुल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है रीज़न जिस पे हम काम कर रहे हैं। कराची के जो फंड एलोकेशन है वो स्पेशल फंडिंग के थ्रू सिंध गवर्नमेंट ने केएमसी को या जो भी जिम्मेदार इदारे हैं जो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं वो जो है वो बढ़ा दिया है। स्पेशल फंडिंग की जा रही है कराची को कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मज़ीद बेहतर किया जाए। देखिए, जो क्या नाम है, कराची में बिल्कुल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द रीज़न। इसमें हम डिनाइल पे नहीं है, लेकिन हम उस पर भी काम कर रहे हैं। और वो जो है कराची के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो साथ नहीं देते गवर्नमेंट का, बल्कि वो हर इशू को पॉलिटिसाइज करते हैं। जैसे ई चलानिंग को आप देख लें, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी ई चलानिंग है, पंजाब के सूबे में भी ई चलानिंग है, इस्लामाबाद सिटी कैपिटल में भी ई चलान है, लेकिन वहाँ कोई पॉलिटिसाइजेशन नहीं हुई। कराची में जब इसका निफाज किया गया तो लोग कोर्ट तक चली गई पॉलिटिकल पार्टीज। तो मैं समझती हूँ कि कराची के रोड मैनेजमेंट के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, और बाकी आगाही मुहिम जो है वो 1 जनवरी से कराची ट्रैफिक पुलिस जो है वो दोबारा से शुरू कर रही है कि लोगों को रोड सेंस, सिविक सेंस के बारे में जो है वो बताया जा सके। साथी साहिबा, मुझे एक सवाल का जवाब जो कि मेरा $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये कराची यूनिवर्सिटी वाली रोड कब बनेगी? ये एक इतना बड़ा सर दर्द है कराची की आवाम के लिए, आई बिलीव कि इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें सुनते हैं। अभी कंप्लीट हुआ, टारगेट सेट होते हैं 6 महीने, साल, कैसे होगा ये? बिल्कुल आपकी बात सही है। जहाँ
मैं एज इंडिविजुअल भी कहीं जाती हूँ तो मेरी फैमिली में, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन कराची की उस साइट पे रहती है, और उनकी ट्रैवलिंग रोजाना की है। कराची की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज, कराची यूनिवर्सिटी, एनएडी यूनिवर्सिटी Yeah. उस रोड पे मौजूद है। Yeah. तो बहुत लोगों को तकलीफ है, लेकिन उसमें एक वजह नहीं है, सिंध गवर्नमेंट उसकी वजह नहीं है कि हम वो काम नहीं पूरा कर रहे। उसको जब सिंध गवर्नमेंट ने काम शुरू किया तो उसमें कुछ एनओसीज का इशू आ गया, उसकी वजह से वो स्टकअप हुई। फिर उसके बाद जो केयर टेकर आया उसमें 9 महीने काम नहीं हुआ। उस टाइम पे प्राइस एस्केलेशन इतनी ज्यादा हो गई है। अब एडीपी से हर हफ्ते चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग हो रही है इस मामले पे, प्राइस रिवाइज हो गए हैं और आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो है वो स्पीड अप किया जाएगा उसके काम को, ताकि जो लोगों को तकलीफ है उससे जो है वो निजात दिलाई जा सके। बिल्कुल आप गलत नहीं हैं। ये सवाल जो भी कराची के ट्रैफिक रोज मैनेजमेंट पे बात करता है उसका पहला सवाल ये बनता है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस तकलीफ से जल्द अज जल्द जो है वो निजात दिलाई जा सके। हाँ, हमें निजात ही चाहिए, हम इसको इस तकलीफ से निजात चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत मेजर इशू है। सादी साहिबा, इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन अवाम को या पब्लिक सर्विस मैसेज कोई भी आप देना चाहें रिगार्डिंग दिस होल ट्रैफिक इशू? क्योंकि जी बिल्कुल, ये जिस इशू पे पब्लिक टीवी ने इस वक्त मॉर्निंग शो में मुझे इनवाइट किया था वो बिल्कुल अवाम के मसाइल का है। मैं आपके चैनल के तवस्सुस से लोगों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। ये आपकी जानों की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं और जितनी आप हिफाजत करेंगे उतने आपकी भी जान महफूज होगी और जो सामने दूसरा गाड़ी चलाने वाला है उसकी भी जान को की हिफाजत होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सादिया जावेद, तर्जुमान सिंध हुकूमत, हमारे साथ मौजूद थी। जी, कराची में एक और वाक़या हुआ, इसके हवाले से और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी मुख्तलिफ सवालात के जवाब दे रही थी सादिया जावेद साहिबा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। तो क्रिसमस की तकरीबात के हवाले से भी अगर हम वाशिंगटन की बात करें, लंदन की बात करें, पेरिस, मॉस्को, दुबई, हर जगह पे क्रिसमस को भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्रिसमस की शाम आते ही जी दुनिया भर के जो चर्च हैं उसमें खुसूसी इबादत का भी आगाज़ हुआ। मुल्क भर में, पाकिस्तान के अंदर भी चर्चेस को भरपूर तरीके से सजाया गया, खुसूसी इबादत हो, दुआया तकरीबात हो, सब मुनक्किद हो रही हैं। ये त्यौहार समहाउ सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि माशरती और सकाफ़ती अहमियत का भी हामिल है, क्योंकि क्रिसमस अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम भी देता है। इस मौके पर जी सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं ताकि इबादत गाहों में आने वाले तमाम अफराद जो हैं वो महफूज रहें। और इसके साथ साथ मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ हो रही है अपनी कॉरेस्पॉन्डेंट सादिया मकसूद से जान लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सादिया, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें बताइए ना कैसे सेलिब्रेट की जा रही है क्रिसमस और आप कहाँ पर हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ एक चर्च के अंदर और यहाँ पे मसीही बरादरी का जो है वो अभी तक आना जाने का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे जो है वो दुआई तकरीब हुई है। इस वक्त जो है वो मेरे साथ फैमिली भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो अपने क्रिसमस का जो डे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। बताइएगा किस तरह आपका दिन गुजरता है क्रिसमस का, क्या स्केजुअल होते हैं? सबसे पहले मसीह में आप सबकी सलामती हो। इस वक्त हम लोग कोट लखपत पैरिश में है, फ्रांसिस्कन, और मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग क्रिसमस की जो सुबह की मास है, ठीक है, यहाँ पे 4 मैसेज होती हैं, ठीक है। और इस वक्त हम अपनी फ़र्स्ट मास कंप्लीट करके अपने घरों को जा रहे हैं और हम सबसे पहले खुदा का नाम लेकर और अपनी जितनी भी दुआएं हैं उनको पूरा करके, अपनी रसूमात को पूरा कर फिर हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं, क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह पैदा हुए थे तो उनके जश्न के लिए, और क्योंकि आज उनको पैदा हुए 2025 साल हो चुका है तो उनकी आज जुबली भी है, ठीक है, और उसका एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है आज पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, ठीक है।
और हम इस वक्त मिलकर अपनी इबादत अपने फ़ादर जी के साथ मिलकर अपनी रसूमात को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सी बरक़ात मिलती हैं और हम बाकी जितने भी उम्मीदवार उन सब के लिए भी दुआ करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके क्या प्लान्स होते हैं, सारा दिन कैसे चलती हैं आपकी सेलिब्रेशंस, कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं? सबसे पहले तो हम चर्च से घर जा रहे हैं, होगा नाश्ते के बाद दोपहर का लंच करेंगे, लंच करने के बाद घर में आना जाना होता है, उसके बाद फिर जो टाइम बचेगा फिर तफरीह के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे। और ये हमारा जो सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है, ये न्यू ईयर तक क्रिसमस की सेलिब्रेशन चलती रहती है और ये मिलन पार्टियाँ रोज़ बरोज़ होती रहती हैं और इसमें कोई महदूद नहीं है इसका कि कोई एक वक्त महदूद है क्रिसमस का। क्रिसमस हमारा न्यू ईयर तक चलता है। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन जो होती हैं वो ज़्यादातर जो है किचन में मसरूफ़ नज़र आती हैं जब भी कोई भी त्यौहार होता है, तो यहाँ पे भी एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि कैसे उनका दिन गुजरता है, कितनी कुकिंग की जाती है, कैसे सेलिब्रेशंस होती हैं। अच्छा बताइएगा, कैसा दिन गुजरता है आपका? सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम मसीही बहन भाइयों को गुड मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस। पूरे पाकिस्तान को मैरी क्रिसमस, गुड मॉर्निंग। क्रिसमस का दिन जो होता है ख़वातीन के लिए तो बहुत बिज़ी होता है, क्योंकि सबसे पहले हम चर्च आते हैं और चर्च के बाद जब हम घर जाते हैं तो वही अपने रूटीन में किचन में चले जाते हैं कपड़े चेंज करके, क्योंकि मेहमानों ने आना होता है, फैमिलीज़ होती हैं, ससुराल में नंदों ने आना होता है, सबको ये होता है कि हमने अपने मेके जाना है। तो कुछ खाना हम रात को ही बना लेते हैं, कुछ सुबह उठ के बनाते हैं। बड़ा एहतमाम करना पड़ता है क्योंकि सारे मेहमान आते हैं, टेबल सजानी पड़ती है और उसके बाद हम सब मिलकर खाना खाते हैं। और फिर उसके बाद जो ख़वातीन होती हैं, आती हैं मेहमान, वो किचन में मेरी हेल्प कराती हैं बर्तन धोने में और बड़ा मज़ा आता है। हम सब मिलकर केक कटिंग करते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अच्छा, ये तो हमारे साथ यहाँ पे फैमिली मौजूद थी जिन्होंने बताया कि उनका जो क्रिसमस का डे है वो कैसा गुजरता है। और शहर लाहौर में भी जो है वो आज काफ़ी मकामात पे जो है क्रिसमस ट्रीज़ भी लगाई गई हैं, इसको सजाया भी गया है, जबकि मुख्तलिफ जो चर्च हैं शहर लाहौर के, उनके बाहर पुलिस को भी तैनात किया गया है, सिक्योरिटी भी सख्त की गई है ताकि जो शहरी हैं उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना पेश आए। जी अच्छा सादिया, ये जिस चर्च में आप मौजूद हैं, ज़रा आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट करें ना कि हमें चर्च के बाहर जो डिकोर किया हुआ है या वैसे भी फैमिली जा रही है, ज़रा हमें एक विजुअल तो दें। जी अच्छा जी, कैमरामैन साहब बताइएगा ज़रा, ये पीछे से आप दिखाइएगा कि किस तरह की जो है वो उन्होंने सजावट की हुई है और किस तरह से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे फैमिलीज़ को भी बैठा हुआ दिखाइए। बेहतरीन। सादिया, मुझे ये बताइए ये चर्च है कहाँ पर? ये जो चर्च है ये इधर टाउनशिप के इलाके में है। ओके ओके, ठीक है, चलें, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच सादिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया और हमें क्रिसमस की सेलिब्रेशंस के हवाले से आज हमारे तमाम तर जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं वो उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो हम उनकी सेलिब्रेशंस आपको दिखा रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब। वैसे तो ईयर एंड चल रहा होता है, हम हर टॉपिक के ऊपर कि पूरा साल किसके लिए कैसा रहा। आज हम स्पोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे। साल 2025 ओवरऑल पाकिस्तान के खेलों के लिए एक बड़ा यादगार साल साबित हुआ, जिसमें यंग प्लेयर्स ने मुख्तलिफ मैदानों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, मुल्क का नाम रोशन किया। क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो, गैर रवायती खेलों तक पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं इनकी कामयाबियों ने खेलों की जो सकाफत है इसको एक नई एनर्जी भी दी। रिसेंटली अंडर 19 क्रिकेट टीम ने जी दुबई एशिया कप 2025 के फाइनल में जिसे हम रवायती हरीफ कहते हैं इंडिया को 191 रन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। इसके अलावा एथलेटिक्स में जो हमारे ओलंपियन है जेवलिन थ्रो स्टार अरशद नदीर ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान को 50 साल बाद इस मुकाबले में सुनहरी तमगा भी दिलाया। साथ साथ उन्होंने इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स 2025 में भी गोल्ड मेडल लिया, जबकि यासिर सुल्तान ने सिल्वर मेडल जीता और कौमी कामयाबियों में इजाफा किया। नेशनल
और गैर रवायती खेलों में भी पाकिस्तान की बेहतर कारकर्दगी बड़ी मस्बत साबित हुई। क्रिकेट के रवायती शायकीन के लिए जी पाकिस्तान सुपर लीग 2025 एक बड़ा यादगार इवेंट रहा, जहां लाहौर कलंदर्स ने फाइनल जीतकर अपनी तीसरी चैंपियनशिप हासिल की। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को मजमूई तौर पर देखा जाए तो बड़ा मिला जुला था कामयाबियों और नाकामियों को लेकर। पाकिस्तान ने 1996 के बाद पहली बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की, मगर होम ग्राउंड पे कौमी टीम इब्तदाई मरहले में टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तो अभी हमने ओवरऑल स्पोर्ट्स को लेकर, ये सिर्फ क्रिकेट की हद तक हम लिमिट नहीं करेंगे, इसको दीगर स्पोर्ट्स में भी 2025 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के लिए कैसा रहा, इस पे हम एनालिसिस लेंगे। हमारे साथ सैयद याहिया हुसैनी मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत शुक्रिया अरमला आपका और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब मैं आपसे चाहूँगी, क्योंकि आप तो इस दीगर सारे स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, आप अपने प्रोग्राम में भी बात करते हैं, आपके नज़दीक 2025 पाकिस्तान के लिए स्पोर्ट्स के लिए ओवरऑल कैसा रहा? ये नहीं कहूँगा अरमला कि मिला जुला साल रहा। एक बहुत ही हैवी और बहुत पैक क्रिकेट सीज़न पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से रहा। न सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान टीम मसरूफ़ रही, बल्कि पाकिस्तान में भी बैनुल अक़वामी टीमों की आमद का सिलसिला जारी रहा। खुलासा आपने ख़ुद किया कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी की। अगरचे भारत ने उसमें शिरकत ना करके इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को थोड़ा सा फीका कर दिया, लेकिन इसके नतीजे में हम एक फ्यूजन मॉडल पर पहुँचे और अगले 3 साल हम भी भारत नहीं जाएंगे। जहाँ तक टीम की कारकर्दगी का ताल्लुक़ है, तो टीम ने बैनुल अक़वामी सतह पर और घर में अच्छी क्रिकेट खेली और पाकिस्तान ने 3 टूर्नामेंट खेले T20 की सतह पर, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट का असल हुस्न है, लेकिन हमारी ज़्यादा तवज्जो और देखने वाले जो होते हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ मुख्तसर फॉर्मेट की T20 क्रिकेट होती है। तो 34 मैच हम इस साल खेले, 21 जीते, 13 हारे, 3 टूर्नामेंट खेले, 2 जीते, 1 के फाइनल तक पहुँचे। और टेस्ट क्रिकेट में हम जनूबी अफ्रीका से होम ग्राउंड पर खेले। फिर अगर हम बात करें होम सीरीज़ के हवाले से, तो जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान आया, श्रीलंका पाकिस्तान आया, जिम्बाब्वे पाकिस्तान आया। और क्रिकेट के हवाले से एक अच्छा और उम्दा साल इस एतबार से रहा कि हमने जूनियर सतह पर भी कामयाबियाँ समेटी और अब से चंद दिन पहले दुबई में हमारे नौजवान खिलाड़ियों ने भारत को शिकस्त देकर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का टाइटल जीता। उससे पहले पाकिस्तान हांगकांग सुपर सिक्सेस में जीता अब्बास आफरीदी की क़यादत में। फिर राइजिंग स्टार एशिया कप में हम इरफान नियाज़ी की क़यादत में क़तर में जीते। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये सफ़र साल 2025 में खासा कामयाब रहा। चलिए, आई एम ग्लैड कि हम इस चीज़ के ऊपर बात करें। अच्छा यार साहब, आपने खुद कहा कि क्रिकेट को लेकर हमने बैक टू बैक बहुत सारी इंटरनेशनल टीम्स को होस्ट भी किया। दो कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के ना आने से कुछ ना कुछ ऐसी बदमज़गी सी हुई, बट आई बिलीव कि वो आइंदा हम उसको बैलेंस संभाव कर लेंगे। व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में, जहाँ पे आपने टेस्ट क्रिकेट की बात की, अब हम सुपर लीग भी खेलते हैं, PSL हमारे पास मौजूद है, फिर अब इंटरनेशनल टीम्स भी आ रही हैं, वी शुड रियली होप अबाउट इट कि हम इस चीज़ के बारे में कंसिस्टेंट रहे और हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, चाहे अच्छा खेल रहे हैं बुरा खेल रहे हैं, बट एटलीस्ट वी आर प्लेइंग क्रिकेट अच्छे लेवल के ऊपर। सॉरी। बहुत अच्छा और बरवक्त सवाल किया अरमला आपने कि खेल को खेल लेना चाहिए, और चाहे हम मेज़बानी करें, चाहे हम किसी के मेहमान बने, खेल में हार जीत हो जाती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लड़कर मुकाबला करें, और अगर लड़ें और हार भी जाएं तो कोई मसला नहीं है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं और एक हार के ऊपर जो है हम हर चीज़ को तहस नहस कर देते हैं, और एक जीत के ऊपर जो है हम आसमान सर पर उठा लेते हैं। तो आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि खेल है, और जब 2 टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक हारती है और एक जीतती है। और जहाँ तक रही बात क्रिकेट बोर्ड की सतह पर, तो क्रिकेट बोर्ड की सतह पर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की सरबराही में जिस अंदाज में क्रिकेट बोर्ड चल रहा है, बेहतरी की हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन हमने साल 2025 में बहुत कुछ हासिल किया और बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कराची से खैबर तक क्रिकेट पाकिस्तान का एक ऐसा खेल है जिसके लिए लोग जानना चाहते हैं, जिसमें अपने बच्चों को खेलता हुआ देखना चाहते हैं।
तो मुल्क में क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर होना चाहिए, मज़ीद मजबूत होना चाहिए। और साल 2026 पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 नई टीमों का इजाफा होने जा रहा है। तो चीज़ें बेहतरी की जानिब गामज़न है, मज़ीद बेहतर होना चाहिए। इंशाल्लाह बेहतर होंगी। अच्छा, ये तो हो गई क्रिकेट की बात, बिकॉज आई बिलीव कि विद टाइम हम शुरू में सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात करते थे और हमारा जो मेन फोकस रहा है वो क्रिकेट हमेशा से रहा है, बट आई एम ग्लैड कि हम अब दीगर स्पोर्ट्स को भी डिस्कस कर रहे हैं और उसमें भी हमारी परफॉर्मेंसेज हमारे प्लेयर्स की बड़ी अच्छी रही हैं। अरशद नदीम का जिक्र करूँगी, यासिर सुल्तान का जिक्र करूँगी, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो कि दीगर स्पोर्ट्स के अंदर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक अच्छी इंटरनेशनल सतह के ऊपर एक रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान को मिल रही है। सो आई वांट कि आप ये दीगर स्पोर्ट्स के ऊपर बात करें, क्योंकि आप तो मुझसे बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं इन सारे डायनामिक्स को। कोई शक नहीं है इसमें अरमला, लेकिन बात इंफ्रास्ट्रक्चर की है, बात सहूलियात की है। और ठीक है कि पाकिस्तान में अरशद नदीम जैसा एथलीट जो है वो उभर कर सामने आया, और कल ही की बात मैं आपको बताऊं कि उनको अब UAE एक मेहमान की हैसियत से बुलाया गया है। आलमी सतह पर वो पाकिस्तान की पहचान बने हैं जेवलिन में, और अब बच्चे जो हैं वो इस खेल की तरफ राग़िब हो रहे हैं। दूसरे खेलों की अगर हम बात करें तो साल 2025 कौमी खेलों के एतबार से अहमियत का हामिल रहा। कराची में कौमी खेलों का मेला लगा, लेकिन इस मामले में हमें थोड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है। हुकूमत की सतह पर इस मामले में संजीदगी की ज़रूरत है, क्योंकि दीगर खेलों में वक्त कम है लेकिन टैलेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्रिकेट एक टाइम कंज्यूमिंग खेल है, लेकिन अगर हम दूसरे खेलों की बात करें तो दूसरे खेलों में अभी हमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात है कि दूसरे खेलों में हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की चपखलिश दोनों की रस्साकशी के दरमियान फंसे हुए हैं। और बहुत सारी फेडरेशन को स्पोर्ट्स बोर्ड मानता है, बहुत सारी फेडरेशन को पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन मानती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ खेलों में बेइंतहा टैलेंट है। और वक्तन फ़वक्तन आप इस एतबार से ख़बरें सुनते रहते हैं कि फ़लाँ खिलाड़ी के फलां मुल्क में जाके उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एक टाइम था कि 1994 में हम बैक वक्त 4 खेलों में चैम्पियन थे, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश और उसके साथ स्नूकर में। आज इन खेलों में हमारे पास अच्छे नाम मौजूद हैं, अच्छे उम्दा खेलने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन बात इन हीरों को तराशने की है, इन हीरों को मौका देने की है। लेकिन वो चमकते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनकी रोशनी बहुत जल्द मान पड़ जाती है, और उसकी बुनियादी वजह अदम सहूलियात और पाकिस्तान में खेलों के हवाले से जो है वो अदम। ओके, हमारा कनेक्शन लॉस्ट हुआ है। आपको आवाज़ आ रही है या ये साहब? ओके, अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अभी जो सैयद जारिया हुसैनी भी बात कर रहे हैं, अब मैं चाहूँगी सर आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, फिर मैं सवाल करती हूँ आपसे। नहीं, मैं जो आपसे बात अर्ज कर रहा था वो यही बात है कि इन खेलों में पाकिस्तान में टैलेंट बेइंतहा मौजूद है, लेकिन इन खेलों में मौजूद टैलेंट को आपको मौका देने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम में, आलमी सतह पर मुख्तलिफ खेलों में जाकर पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन फिर उनको जो है वो मौका नहीं दे पाते हैं। यू सो राइट। राय साहब, मेरा सवाल भी इसी हवाले से है, बिकॉज आपने भी बहुत अच्छी बात की कि हमारे पास इतने बड़े पैमाने के ऊपर टैलेंट मौजूद है। हम खुद भी जब इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं हमारे पास, चाहे वो वेट लिफ्टिंग है, MMA है, हर तरह के स्पोर्ट्स के अंदर अपने उनके ऊपर वो इंटरनेशनली जाते हैं, खेलते हैं, फिर जब वो वापस आते हैं अनफॉर्चुनेटली उनको अप्रिसिएशन तक नहीं मिलती और वो एक गुमनाम सी उस सिनेरियो के अंदर रहते हैं। सो ये जो ओनरशिप लेने का मामला है क्रिकेट के अलावा भी दीगर स्पोर्ट्स को, इवन अब हम टेनिस के बारे में भी बात करें, वी हैव अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स प्लेइंग ओवर हियर। अब तो हमने इतना बड़ा इवेंट भी टेनिस का यहाँ पे करवाया है। सो ये सारी चीज़ें बैक टू बैक जो हो रही हैं, इसमें हमें ओनरशिप, चाहे वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, फेडरेशंस हो, ये जो आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसको अवॉइड करके अपने सारे स्पोर्ट्स को एक पेज के ऊपर लाना कितना इम्पोर्टेंट है। या ये सब आपको आवाज़ आ रही है?
जी बिल्कुल अनमला, आपकी आवाज आ रही है। अगर आप सवाल दोबारा से बिल्कुल मैं कर देती दोहरा हूँ, दें तो। मैं बिल्कुल दोहरा देती हूँ सवाल। मेरा सवाल ओनरशिप को लेकर है। जैसे आपने भी खुद भी बात की कि हमारे पास बेशबहा हीरे मौजूद हैं हर तरह के स्पोर्ट्स के अंदर। हम खुद भी इंटरव्यूज़ करते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं अपने ओन के पर जाते हैं, MMA के हों, टेनिस के हों, या आप वेट लिफ्टिंग की बात करें, हर तरह का प्लेयर आता है। कभी खुद अपने ओन पे जाता है, कोई स्पॉन्सर अगर उसको मिल जाए तो मिल जाए, वापस आते हैं, अप्रिसिएशन नहीं मिलती, कोई ओनरशिप नहीं लेता। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने इन प्लेयर्स की, इन एथलीट्स की ओनरशिप लेनी है, ताकि अगर ये खेल भी रहे हैं तो इनको एटलीस्ट रिकग्निशन तो मिले ना। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि इन चीज़ों में हमें कुछ संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है। आप ये तो देखती हैं ज़रूर कि किसी खेल में अगर हम कामयाबी हासिल करते हैं तो हर जगह से उसको सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला, आला शख्सियात की तरफ से मुबारकबाद तो दी जाती हैं। लेकिन इन खेलों के मसाइल की जब हम बात करते हैं तो बात मुतल्लिका फेडरेशन तक पहुंचा दी जाती है और उसके बाद वही धाक के 3 पात। तो यकीनी तौर पर इन चीज़ों को संजीदा लेने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को संजीदगी से जो है वो देखने की ज़रूरत है। और हुकूमत की सतह पर जिनके पास असर व रसूख भी है, जिनके पास पावर भी है, अगर वो इन खेलों के जो मैनेजेरियल मसाइल हैं उनको सॉर्ट आउट कर दें तो पाकिस्तान खेलों में बहुत ज़्यादा टैलेंट रखता है। और वो कहते हैं ना कि जिस मुल्क के अस्पताल आबाद होते हैं उस मुल्क के मैदान वीरान होते हैं, और जिस मुल्क के मैदान आबाद होते हैं उस मुल्क के अस्पताल वीरान होते हैं। तो हमें इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए, हमें खेलों के मैदान बनाने चाहिए। स्कूलों में ख़ास तौर पर खेलों के हवाले से जो है वो बुनियादी सहूलियात फराहम करनी चाहिए, क्योंकि ये वो जगह है जिसको हम कहते हैं ग्रास रूट लेवल। यहाँ से अगर हमारे बच्चे खेलों की तरफ आएंगे, और एक ज़माना था कहा करते थे हम कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ, आई थिंक मेरा ख्याल है इस चीज़ को भी अब साइड कर देना चाहिए। ये गैर निसाबी सरगर्मियाँ नहीं है, ये सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं। एक ज़माना था कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में स्पोर्ट्स का कोटा हुआ करता था, उस बुनियाद पर जो है वो बच्चे जो है वो आगे आया करते थे। तो पाकिस्तान में बेइंतहा टैलेंट मौजूद है, चीज़ी की सतह पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, और बच्चे पाकिस्तान से बाहर भी जाकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, स्कॉलरशिप पर जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम इस जानिब थोड़ी सी तवज्जो दें तो मामला और अच्छे हो सकते हैं। अच्छा यार साहब, आपने भी खुद भी बात की स्टेट की सतह पे। हमने हमेशा बहुत सारे एनालिस्ट से सुना है कि जी हम प्राइवेट सेक्टर को भी इस पे इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर वो 1 या 2 प्लेयर्स की कोई एक प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ले ले तो उसको अगर हम आगे लेके चलें तो इसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूड करके अपने इस स्पोर्ट्स को आगे लेके चल सकते हैं, क्रिकेट के अलावा भी। डू यू एग्री विद दैट? देखिए अरबला, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जो एक तरफ क्रिकेट में जहां बहुत ज़्यादा पैसा है, वहाँ दीगर खेलों में जो है वो आप कौड़ी कौड़ी के मोहताज हैं। आप चंद लाख रुपए के लिए जो है वो बहुत सारे दरवाज़ों को जाके खटखटाते हैं, बहुत सारे इवेंट में माली मसाइल ना होने की वजह से आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ये बहुत संजीदा किस्म का मसला है, और इस मसले में उस वक्त मज़ीद तहरीक आई जब अब से चंद साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो है वो डिपार्टमेंट ही बंद कर दिए। वो डिपार्टमेंट जिनसे खिलाड़ियों के, एथलीट के घरों का चूल्हा जला करता था, जिनकी वजह से उनके बच्चे जो है वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता हुआ करते थे, जो अपने बूढ़े वालिदैन की दवाओं का खर्चा पूरा करते थे। क्योंकि आप PSL की बात करती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करती हैं, अभी आपकी अंडर 19 एशिया कप में टीम जो थी वो चैंपियन बनी, तो उनको पैसे में तोल दिया गया। वजीर आजम ने 1 करोड़ रुपए दे दिए, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने 50 लाख रुपए दे दिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने 10 लाख रुपए दे दिए, तो झटके में 1 करोड़ 60 लाख रुपए मिल गए। लेकिन जब प्रो लीग में शिरकत के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए 25 करोड़ का ऐलान हुआ, तो हर जगह से जो है वो सदाएं बुलंद होने लगी कि जी ये पाकिस्तान हॉकी को आप 25 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ये पीनट है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन बात बहुत सीधी सी है कि हम लोग बगैर मनसूबाबंदी के बहुत सारी चीजें करते हैं। हम अच्छी चीजें करने के लिए जो है पुरानी चीजों को तहस नहस करके रख देते हैं, और विजन हमारे पास कोई है नहीं, मनसूबाबंदी का फुकदान है। तो कम से कम खेलों के हवाले से हमें इस बारे में संजीदा इक़दाम करने की ज़रूरत है, और सूबों की सतह पर आपको ओनरशिप लेनी होगी, और डिपार्टमेंट पाकिस्तान में बहुत हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं, हालांकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आने के बाद
डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स को बहाल किया, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स जो हैं उस तरह बहाल हो नहीं पाए जो माजी में हुआ करते थे। क्योंकि अब अगर डिपार्टमेंट अपनी टीमें बना रहे हैं तो वो परमानेंट जॉब नहीं दे रहे, वो परमानेंट जॉब देने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ धक्के के ऊपर चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। तो इससे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। You're so right and that's very unfortunate कि ज़ाहिर है एक चीज़ ख़त्म हुई उसको दोबारा से रिवाइव करना और उसमें जो स्ट्रगल्स हैं मैं चाहूँगी 2026 आपके नज़दीक स्पोर्ट्स को लेकर ओवरऑल क्रिकेट के अलावा भी क्या एक्टिविटीज़ लाइंड अप हैं और हम क्या एक्सपेक्ट करें कि 2026 पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के लिए कैसा होने वाला है? देखिए, साल 2025 की बुनियाद पर हम 2026 को भी एक अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट कर सकते हैं, अच्छे अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर फरवरी 2026 बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। हालांकि फरवरी मार्च में ICC T20 वर्ल्ड कप भी है, लेकिन पाकिस्तान का कौमी खेल अहमियत का हामिल होगा क्योंकि मिस्र में हम वर्ल्ड कप की क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए जा रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की टीम वहाँ पर क्वालिफाई कर जाए। हम माजी में 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, 3 बार ओलंपिक चैंपियन रहे हैं। स्नूकर की मैं खास तौर पर बात करना चाहूँगा। मोहम्मद आसिफ हो गए, दीगर खिलाड़ी हो गए, उन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम आलमी सतह पर बुलंद किया है, लेकिन हमेशा वो यही रोना रोते रहते हैं कि जी हमें जो इनामी रकम मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो इसका कसूरवार कौन है? आप एक लाइन ड्रॉ कर दें और आप जीतने वाले के लिए जो इनामी रकम देते हैं वो देन एंड देयर उस तक मिल जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसी के लिए कुछ कवानीन है, किसी के लिए कुछ कवानीन है। ये अफसोसनाक पहलू है। एथलेटिक्स में अरशद नदीम के लिए, बाकी खेलों में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। वॉलीबॉल में पाकिस्तान बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। स्क्वॉश की आपने प्रोग्राम की शुरुआत में बात की। हमें जहांगीर खान और जानशेर जैसे लेजेंड तो शायद नहीं मिल सके, लेकिन हम इन लेजेंड्स को बना सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में अहमियत की हामिल। बिल्कुल ठीक है। और इन द एंड पाकिस्तान सुपर लीग 2 नई टीम्स, वी आर एक्साइटेड फॉर दैट क्योंकि हमने PSL को एक ब्रांड बनते हुए देखा है एंड आई बिलीव कि 2 टीम्स मज़ीद जो इंक्लूड होने से इसका एक स्केल भी बड़ा होगा और इसमें जो एक्साइटमेंट है या थ्रिल है वो भी मज़ीद बढ़ेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल वजह फरमाया आपने। और 2 नई टीमें ऐड होने जा रही हैं। 8 जनवरी 2026 को जो है वो कन्वेंशन सेंटर में 2 टीमों की जो है वो ऑक्शन होने वाली है। जिस तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में गया, तो देखें कौन सी 2 टीम आती हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच याहिया हुसैनी, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद याहिया हुसैनी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। 2025 पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के लिए कैसा रहा इस पर अपना एनालिसिस दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। किचन में नॉर्मली हम खाने बनाने के लिए आते हैं ना, मतलब जब खाना बन रहा हो तो हम देख रहे होते हैं क्या रेसिपी चल रही है। आज हमारे साथ नईमा आपा मौजूद है और आज ये हमें बड़े ज़बरदस्त टोटके बताने वाली हैं कि सर्दियों में आपने अपने बालों की सेहत का ख्याल कैसे रखना है, अपनी स्किन का, अपने सर्दी से कैसे बचना है, नज़र कमज़ोर होती है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वेलकम टू द शो नईमा आपा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप लोग सुनाएं कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक। क्या लेकर आई हैं आज आप? आज सर्दी क्या कहते हैं कि आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं सर्दी की, है ना। ये हम शौक में कोई चीज़ पहन लेते हैं कि भाई हमने रखी तो पहननी तो है ना, लेकिन सर्दी पता है क्या बॉडी को नहीं लग रही है, मीन्स कि हमारी स्किन को नहीं लग रही है, लेकिन हमारे लंग्स पे, हमारे गले पे, हमारे इंटरनल जो हमारी हेल्थ है ना उस पर इफेक्ट हो रही है। तो वो जब इफेक्ट होती है तो फिर क्या होता है कि हमने उससे बचाव के तरीके इख्तियार करने होते हैं। कि आपके शो में भी मुख्तलिफ निजी शो जितने भी मैंने किए मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो सबको मैंने ये बताया था कि एक ये ऐसी चीज़ है कि जिसको अक्टूबर के लास्ट वीक से नवंबर के फर्स्ट वीक से अगर आप स्टार्ट कर देते हैं जस्ट 1 पिंच अगर आप स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ये है कि पूरी सर्दी आपको ठंड तो इंशाल्लाह लगेगी ही नहीं ना, ठंड तो लगेगी नहीं। अदरवाइज ये है कि जो प्रॉब्लम होते हैं ना, हमें गले की इरिटेशन हो रही, फिर हम मेडिसिन लेते हैं, या हमें चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, बड़ों को हो रहा है, सबको, तो उससे क्या होता है फिर हम मेडिसिन लेते हैं, हमारी स्किन खराब होती है, हमारे बाल खराब होते हैं, हमारी ओवरऑल हेल्थ खराब होती है। ठीक है, ये क्या चीज़ है? आंबा हल्दी।
आंबा हल्दी, ओके, आंबा हल्दी, वाइल्ड टर्मरिक, ठीक है ना। ये अगर मैं कहूँ ना कि आयुर्वेदिक में सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है ये, ठीक है। एंटीबायोटिक के तौर पे इसको यूज किया जाता है। और दूसरी सूरत में आप ये कह सकते हैं इसको ब्यूटी प्रोडक्ट में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसका रिजल्ट जो है वो डबल है और ये कलर नहीं छोड़ती, असर ज्यादा करती है, कलर नहीं छोड़ती। अच्छा, इसमें और जो आम घरों में हल्दी इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या फर्क होता है? उसमें यही फर्क है ना कि जो आम घरों में हम इसको थोड़ा सा हम लोग मैं कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है। आम घरों में जो हमें हल्दी इस्तेमाल करते हैं ना, वो होती है हमारे खानों के लिए, देखिए वो भी एंटीबायोटिक है, ठीक है। किस लिए हम यूज करते हैं? ताकि हमारी सेहत ठीक रहे, हमारे खानों का जायका अच्छा रहे। जो हम मसाले इस्तेमाल करें उनके अंदर अफादियत के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, उसका कलर अच्छा होता है, कलर थोड़ा सा तेज होता है, कलर छोड़ती है। ये वाली जो हल्दी है इसमें जो डिफरेंस है ये है कि एक तो ये कलर नहीं छोड़ती, साइज में ये बड़ी होती है, और आयुर्वेदिक में सबसे बड़ा एंटीबायोटिक जिसको माना जाता है वो ये आंबा हल्दी है, ठीक है। ये वाइल्ड टर्मरिक, वो साइज में छोटी होती है, ठीक है, ये साइज में बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी सारी होती है, ठीक है। इसके हमने तो ये एक सिंगल टिप मैंने आप लोगों को दी है, अगर जिन्होंने नहीं स्टार्ट की तो वो अब स्टार्ट इसको कर सकते हैं। आने वाले मौसम में भी जो सर्दी आएगी ना, 5-6 दिन की शदीद सर्दी आएगी, तो वो ये कि आप पे अटैक नहीं करेगी, चाहे आपके बच्चे 4 महीने से जो बड़े बच्चे हैं ना, ठीक है, 6 महीने से बड़े बच्चों को भी आप, मैं अगर पानी पे हाथ लगाऊं तो ठीक है, ये बस ये हल्का सा लग गया, ठीक है, स्टीम लगी। जो 6 महीने से बड़े बच्चे, ठीक है, 6 महीने से बड़े बच्चे, आप उनको थोड़ा सा क्या करें, एक छोटी सी टिप है, थोड़ा इतना सही हनी लें और ये हल्दी इस तरह करके उनको चटा दें। बिल्कुल, देखिए कितनी सी है ये, कि चुटकी कोई 20वां हिस्सा, ठीक है। 6 महीने के बच्चे से आप स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह बच्चे की अगर पहली सर्दी है, पहली सर्दी से अगर वो बच गया तो पूरी सर्दी बचा रहेगा, ठीक है, पूरी सर्दी बचा रहेगा। अगली हम बात करते हैं, एक ऐसा कहवा मैं बनाने लगी हूँ कि अगर आप इसको गर्मी सर्दी मौसम कोई भी हो, खिजा है, बहार है, आपके अंदर के आपके इंटरनल में ये बहार ही रखेगा। जब आपके अंदर में बहार होती है तो फिर डेफिनेटली आपके बालों पे, आपके स्किन पे, आपकी हेल्थ पे, क्योंकि जब हम अंदर से हम खुश हैं तो वो चेहरे से खुशी फूटती है, ठीक है। अब एक एक करके हम इसमें चीज डालेंगे। रमला, मैं आपको देती रहूंगी, आप डालती रहिए, मैं बताती भी रहूंगी। आपने करना ये है कि 4 कप, लेट से 4 कप पानी हमने लिया, 1.5 कप, आपने 4 कप पानी के अंदर ये डाल दी इलायची, ठीक है, खोल के 4 से, अभी क्योंकि हम इसको जस्ट 1 टाइम इसको हम करेंगे बॉईल, तो ये 1 टाइम के लिए काफी है। फिर इसके अंदर आप 3 गिलास पानी डाल के रख दें, चाहे तो आप 4 गिलास इकट्ठा भी चढ़ा सकते हैं, ठीक हो गया। हाँ जी, अब इसके अंदर ये चीजें डालें आहिस्ता आहिस्ता, ठीक हो गया। इसमें क्या क्या है आप बताती रहे हमें? मैं बताती रहूंगी। 4 इलायची जो होती है ये आपके इंटरनल को क्लीन करती है, ठीक करती है, और दूसरी जो ड्राइनेस आ जाती है ना, खांस के या खुश्की की वजह से, खुश्की को एक्चुअली ये खत्म करती है। ये आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत बड़ा किरदार इसका। अगली चीज आती है सौंफ। सौंफ जो है ये आपके बादियान, जिसको भी हम बोलते हैं, बादियान आपके हाजमे के लिए, आपके इंटरनल ब्लोटिंग जो होती है, गैस जो होती है, बादियान, सौंफ और जीरा, दोनों चीजें अच्छी हैं। उसके बाद आती है दारचीनी। दारचीनी का आपने ये 4 कप के लिए इतना काफी है, ठीक है, इनको बता दें। बाकी सौंफ भी 1 चम्मच गई है, छोटा चाय वाला, जीरा भी 1 चम्मच जाएगा, और इसके अंदर डिफरेंट जो आपको चीज नजर आएगी वो नजर आएगा साबुत धनिया। साबुत धनिया का क्या है कि साबुत धनिया जिस वक्त हमें होता है ना थायराइड की जो चाय बनती है वो सब वेरी नाइस चाय जो बनती है, इसमें हिकमत है। ये जो रमला कर रही है इसमें हिकमत है, कुदरती अल्लाह ताला ने ये कनेक्शंस है जो हमारी हथेली है ना, इसके अंदर तमाम वेन्स के कनेक्शन है। जब हम सर दबाते हैं, सर दबाने से आराम क्यों आता है कि क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तासीर रखी। आप इसके ऊपर रिसर्च करें, रिसर्च पढ़े। अगर मैं वो रिसर्च इधर बयान करने लगी तो फिर सारा प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हमेशा कूटने की बजाय हाथ से करें। मैं अक्सर आप लोगों को नसीहत करती हूँ कि जो अदरक होती है ना, उसको काटने की बजाय कूट के, ठीक है, ये चीजें, ये धनिया जो है ये आपके गले को साफ करता है, गले के अंदर से जो आपका वर्म जो स्वेलिंग होती है उसको साफ करता है। क्योंकि जब मैंने जो बताया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके शो में मैं बताऊंगी, थायराइड के लिए मैं टर्मरिक जो कोरिएंडर है इसकी चाय बताती हूँ। चाय बताती कोरिएंडर की चाय मैं कहती हूँ 21 दिन मतवातर करें आप, इंशाल्लाह इसको टू भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ये इसमें 2 बादे खताई के फूल भी डालेंगे, 1 बादे खताई का फूल डलेगा, क्योंकि छोटा, हाँ, ये 1 बादे खताई का आपने फूल डाल दिया। 1 तेजपात डालें। तेजपात भी आपकी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। आपकी ब्यूटी में बहुत बड़ा इसका कैरेक्टर है, बहुत बड़ा किरदार है इसका। अगली चीज आती है, ये है इसकी ऊपर का, ये देखिए, दिखाएं इनको, ये है
जायफल, ठीक है, ये एक होती है जावित्री। हाँ। इसके ऊपर से उतर जाती, इसके ये एक जावित्री के अंदर से जायफल निकलती, इसके अंदर से छालियां निकलेगी, ठीक है, इसके अंदर से छालियां निकलेगी। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। आपने करना क्या, हाँ जी, ठीक है, ये देखिएगा, इसको आपने कूटना है? नहीं कूटेंगे क्यों, ये देखिए तोड़ा। अच्छा। ये इसका शेल निकल गया, ठीक हो गया। हाँ, इसका शेल जो है ये छाइयों का अगर आपने खात्मा करना है, छाइयों, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, ठीक हो गया। ये देखिए ये वाला आपने करना ये है, ये आप सिर्फ थोड़ा सा ये इसके ऊपर वाला ये पीस थोड़ा सा डालें, ये आपके ये ले, बस इनफ, काफी है। ये जो हम डालते हैं ना निहारी में, पाए में, डिफरेंट निहारी में खास तौर पे, बिरयानी में खास तौर पे, बिरयानी में डलता है, बिरयानी में डलता है, ये चीजें डल गई हमारी, जीरा आपने डाल दिया है, ठीक है। अगर अब ऑप्शनल आ गई है, अगर आपने अदरक डाली है, सॉरी अदरक डाली है तो आपने ये नहीं डालना, दालचीनी डाली तो अदरक, दोनों चीजें क्या करेंगी, खुश्की करेंगे। फिर देखिए दोनों चीजों के डिफरेंट फायदे, लेकिन अगर किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो आपकी सेहत के लिए, चाहे बेशक पानी क्यों ना हो, पानी भी अगर आप ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो भी आपको क्या कहते हैं कि रिएक्शन उल्टा देता है और आपको खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल तक पहुंचा देता। पानी देखिए वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ठीक है। आपने ये चीजें डाली, ये कहवा बन गया, अब इसको स्टेन कर लें, आप स्टेन कर लेते हैं। हम स्टेनर ढूंढेंगे पहले, स्टेनर ढूंढेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट माय किचन, लेकिन आई विल ट्राई कि इसमें से हमें स्टेनर मिल जाए और हम इसको स्टेन कर लें। अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर आप स्टेन नहीं भी कर सकते, कोई इशू नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें, हाँ आप ऐसे भी करें, एक गिलास पकड़े, कोई भी एक, ठीक है, ये गिलास पकड़ेंगे, ग्लास को इसको इसके अंदर डालें ताकि लोगों को नजर भी आए कि इसके अंदर, ये देखें, ये एक बहुत ही मजे का, खूबसूरत और सेहत से भरपूर आपका जो है ये कहवा बन गया। ये अंदर ये रह गया हमारे पास, ये रह गया, ठीक है। ये चीजें जब आपकी रह जाएंगी, ठीक है, ये ऐसा ऐसा क्या होगा, ये जब पानी का इसके अंदर अच्छी तरीके से पानी चला जाएगा, क्योंकि अब आपने सिंगल गिलास पीना था, सिंगल गिलास पीना था तो हमने इसको जस्ट 3 टाइम बॉईल किया, बस। जब आपके ये होंगे 3 गिलास तो फिर आप इसको करेंगे कोई 8 से 10 बार बॉईल, और ये चीजें वजन में आके देखिए आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर नीचे जा रही है, ये नीचे बैठ जाएंगी, पानी आपका क्लीन हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आपने यही चीजें वापस डालनी, 3 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने की, ज्यादा 3 से 4 रुपए की चीजें, ठीक है। 3 से 4 रुपए में 1 रुपए में 1 कप कहवा बन गया आपका 1 गिलास, बिल्कुल ठीक है। अगली बारी आती है, अब है शादियों का सीजन, बिल्कुल ठीक हो गया ना, मेकअप है, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं हमारी लेजीनेस है कि हम मेकअप करे करे सो जाते हैं, जब इवेंट गुजर गया है तो फिर क्या होगा कि हमारी स्किन के ऊपर पैच आ जाएंगे, ड्राईनेस हो जाएगी, ड्राई की वजह से हमारे डबल पैच बन जाते हैं। तो डबल पैच या डिस्कलरेशन या आपकी पिगमेंटेशन या आपकी स्किन के ऊपर ब्राउन स्पॉट, जिसको कि मुलाजमा जो बाद में एक पूरी छाइयों की शक्ल बन जाती है, उसके लिए ये एक चीज काफी है। ये क्या, वो जो भी हमने निकाला है अंदर से, जो इसके अंदर से निकाला है हमने, ठीक है, ये छालिया इसको बोलते हैं हम, जायफल के अंदर से ये छालियां निकलती। इसका करना क्या है, बिस्मिल्लाह, ये मुझे पानी दीजिएगा, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ये हमने इतना सा पानी लिया, ये ले, ठीक है, पत्थर कोई भी हो आपके पास, सही है। ये छालिया है हमारी, आप लोगों के सामने निकाली है, इसको हमने इस तरीके से घसाना, ये देखिए कलर आना शुरू हो गया इसका, ये देखिए ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया, ये ब्राउन हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका ना एक ब्राउनिश सा पेस्ट बन जाएगा। या आप इसके अंदर से रमला कहाँ गया, हनी, ये हनी, थोड़ा सा हनी निकालना, ये मैं एक और ये, हाँ, इसी चम्मच से निकाल दें, ठीक हो गया। ये आपने क्या करना है, इस हनी के साथ अगर आप कर लेते हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि आपके निशान, दाग, ये देखिए आपको नजर आ रहा है ना, ये देखिए ये इसकी एक पेस्ट, मैं पहले इनको वैसे दिखा दूं, ये एक देखिए ब्राउन कलर की एक पेस्ट तैयार हो गई है, ये ब्राउन कलर, अब आपसे निकाल दें, ब्राउन कलर की जो पेस्ट होगी वो आपने अपने फेस के ऊपर इसको इम्प्लीमेशन, बहुत है, ठीक है। ये देखें अब हमने इसमें डाली है, ये मैंने, ये अमूमन इसको पानी के अंदर बनाते हैं या कोई 2 ड्रॉप दूध डाल लेता है, लेकिन ये हनी वाला जो है ना टोटका, ये मैंने खुद किया, ये बड़ा फायदेमंद है। आप ये देखिए, ये इस तरीके से आपकी क्या है, ये 1 रुपए में ही, 1 रुपए लगाएं, इसकी प्राइस 1 रुपए से भी कम, ठीक हो गया। ये आपने एक इसकी पेस्ट बना ली है रमला, ठीक हो गया, ठीक है। जहां आपको डिस्कलरेशन, अच्छा ये वो वाली है कि कहते हैं कि जिनकी स्किन साफ है वो हफ्ते में 2 बार जरूर करें ताकि आपकी स्किन खराब ना हो, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। जिनकी स्किन खराब हो चुकी है तो वो इसको डेली यूज करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक हो गया। ये देखिए ये आपकी एक पेस्ट बन गई है, पेस्ट बनने के बाद मैंने कितनी चीजें बताई है, देखिए ये छालिया जो है ये आधी रह गई है, ठीक है ना, इसको रब करना है, इसको रब करना है। अच्छा इसका एक और भी फायदा, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी। अब ये पेस्ट आप चेक करें, ये देखिए ये पेस्ट मैंने आप लोगों को अपने हाथ पे लगा के दिखाई है। लेट्स से
जहाँ पे आपके फेस के Discoloration ऊपर है। डिस्कलरेशन है वहाँ पे आप इसको ज़्यादा लगाएंगे। ज़्यादा लगा के तकरीबन आधा घंटा आप इसको छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद फिर क्या होगा कि आपने जहाँ पे डार्क स्पॉट है, ठीक है, जहाँ पे छाइयाँ हैं, तो वहाँ पे आपने बाकी नॉर्मल करना है, वहाँ पे आपने ज़्यादा रब करना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वहां पे ज्यादा रब करने से क्या होगा कि लोग परेशान होते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं ये कि अब हमारी छाइयाँ तेज हो गई। एक्चुअली मैं आपको ये समझाती हूँ, उनको समझा भी चुकी, लेकिन सुनने वालों को ये मैं समझा रही, छाइयाँ तेज नहीं होती। आपकी बाकी जो स्किन है उसका कलर लाइट होता है, तो वो पैच जो है वो आपको डार्क नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये डिफरेंस है। और बाद में क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो छाइयाँ होंगी ना, जो छाइयाँ इसको बोलते हैं, वो फटना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब आप हमारे पास टाइम कम है, मैं चाहूंगी आखिरी टोटका आप हमें बालों का भी को बता दें, जो सर्दियों में हमारे डल हेयर होते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। ये हम फटाफट टिश्यू मैं आपको देती हूँ, टिश्यू दे दे मुझे, बल्कि मैं टिश्यू वहां से लेकर आती हूँ, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। अब आ गई है बालों की बात। बालों के लिए आपने करना, ये एक डिफरेंस आपको मैं एक टोटका बताने लगी, बहुत ही डिफरेंस है और बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, देखो, ठीक है। आपने जो ये कहवा बनाया है, ठीक ये हो गया, वाला? हाँ, इसको इसके अंदर वापस डाल दे। चूल्हे को ऑन, फ्लेम ऑन कर दे। ठीक है, फ्लेम आपने कर दी है ऑन। ठीक है, और अब आपने बालों के लिए बहुत बेहतरीन होगा ये, आई थिंक इसी तरह नहीं, वो उसी तरह जलेगा। अच्छा, और इसको क्या करना है हमने? ये ठीक है, ठीक हो गया, मैं जला देती। चलें जी, ये देखें, ये आप जलाएं इसको। ये हमने इसको, ये इसकी भी एक टेक्निक है आपा, ये मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये हमारे इरफान भाई की टेक्निक है जो उन्होंने मुझे। ठीक है, हो गया बस, हो ठीक गया है, बस, हो गया। चले। ये कहवा जो था, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या किया है कि 3 इंच का टुकड़ा जो है मैंने किसका डाला है? एलोवेरा। एलोवेरा का, ठीक हो गया। ये एलोवेरा, और साथ में आपके पास देखिए तेजपात, आपके पास इधर एक था, आपने क्या करना है, 4 से 5 तेजपात इसमें डाल देने हैं। इसी कहवे के अंदर आपने शैम्पू जो है, आपकी जो भी शैम्पू, माइल्ड शैम्पू आप लगाते हैं, ये कहवा आपका बन गया। बन के इसको आप 3-4 दिन का रख लें। ये एलोवेरा भी इसके अंदर बॉयल हो जाएगा, इसकी जेल आ जाएगी। साथ में अगर आपके पास अवेलेबल हो तो गोल जिसपे बेर लगते हैं ना, उस बेरी के पत्ते 1 मुट्ठी डाल दे इसके अंदर। ये आपका कहवा तैयार हो गया। कहवा तैयार होने के बाद इसके अंदर एलोवेरा भी है, इसके अंदर बेरी भी है। ये एज इट इज कहवा। आपने तेजपात थोड़ा सा ज्यादा कर लिया, फिर आप माइल्ड शैम्पू कोई भी डालें और अपने सर को इसके साथ वॉश करें, और हमेशा इसी के साथ करें, डायरेक्ट शैम्पू कभी भी ना करें। जो आपके बाल क्या कहते हैं, कलर आपने कट डाउन करवाया है, या आपने क्या किया, स्ट्रेट किए, टूल यूज किए, बालों की क्या होती है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। जिस तरह ये खुश्क पत्ता है ना, ये देखिए, ये फौरन से टूट गया, देखा आवाज आई रमला, ये फौरन से ये क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई है। और ये देखिए, ये नहीं टूटेगा, इसके अंदर लचक है, ये वाली लचक आ जाएगी आपके बालों के अंदर, ये वाली जेल आ जाएगी। ये आपको एक सिंपल सा, देखिए कितना खूबसूरत है। इसको मुझे बताएं कि ये हम इसको कितने दिन सेव भी कर सकते हैं? इसकी ये 2 हफ्ते मैंने बताया ना, फ्रिज में रख के 2 हफ्ते, वैसे 1 हफ्ता। हाँ, इसके अंदर आप शैम्पू डाल देंगे ना आप, तो फिर ये आपका तकरीबन 15 दिन वॉशरूम में भी निकल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जितना ये है उतनी शैम्पू डालें, आप इसको यूज करें। बच्चे बड़े, घर में हर बंदा इसको इसमें डाल के दिखा दे, बेशक कप के अंदर डाल दे। कप के जाए इसको ऐसे देखें ना, वो पत्ते नहीं आएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ इसको। ये देखें, एलोवेरा भी आ गया इसके अंदर, ये देखिए सारी चीज आ गई है। ये पत्ता डालें आप इसके अंदर, ये ऐसे। ये देखिए, ये आपकी शैम्पू, एक डिफरेंट शैम्पू आप इसको तैयार करेंगे। डिफरेंट शैम्पू जो होगी वो क्या करेगी, आपके बालों को, जो मैंने बताया है, जो डैमेज हो गए कट डाउन की वजह से, ये देखिए बेहतरीन किस्म का इसमें आप शैम्पू डालें। शैम्पू आपने लेट से, ये आपका इतना पानी, आपने इतना शैम्पू डाल लेना, और बस फिर एज ए शैम्पू इसको यूज करना है। आपके बालों को एटलीस्ट डैमेज नहीं होने देगी, जो डैमेज हो गए उनको रिपेयर करेगी। बेहतरीन हो गया, वाह भाई, जबरदस्त टोटका ये बालों का। ये अच्छा, ये आखिरी जल्दी से मुझे किन्नू क्यों रखा हुआ है? किन्नू रखा हुआ, आपके पास टाइम नहीं है, फिर आपको जल्दी बता दें आप, हमारे पास, मैं अभी टाइम निकाल लेती हूँ। हाँ, आप टाइम निकालें, आप टाइम निकालें जरा जल्दी से। क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चूल्हा ऑन कर दें बस। चूल्हा ऑन कर दूं? लो भाई, दोबारा से हम इस टेक्निक को लगाएंगे। चलें जी, ये चूल्हा ऑन हो गया। अब इसको कम करें, चूल्हे को बिल्कुल कम कर देते हैं हम इसको, बिल्कुल। ये आज ये देखिए, आप देख रहे हैं इसके अंदर मैंने क्या किया रमला, इसके अंदर ये नाइफ छुरी से कर दिया, छुरी से हमने कर दिया अच्छे तरीके से। इसको हम रखेंगे इधर, ठीक है। इसके अंदर हमने डालना क्या है, सेंटर में करके रखो इसको। ये काली मिर्चें, ठीक है, ये ठीक है, ये काली मिर्चें डाल दी हमने। काली मिर्चों के बाद हमने डाला है इसके अंदर काला नमक। चलो जी, ये काला नमक डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर इसी तरीके से, बंद हो गया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, अच्छा जी, इसको कम करेंगे हम ऐसे। चले, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने शहद डाल देना है, हनी।
ओके हनी डाल के हम इसकी कैप को कर देंगे बंद। अच्छा साथ साथ में मैं एक और, ये देखिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है, नजर आ रहा है ना आप, ये पकना शुरू भी हो गया है, ठीक है। ओके ये पकना शुरू हो गया। इसके अंदर ये सारा साइडों से नजर आ रहा है आपको पकता हुआ। इसको फोकस करें, इसको जूम कर दिया है उन्होंने जी, ठीक है। इस ये अंदर चला जाएगा, इसके ऊपर से एक्सेस जो निकल रहा है निकलने दे, उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। ठीक है, ये जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये लें जी, ये इसको पकते रहने दें। ठीक इसका है। इतने हम कैप तैयार कर रहे हैं, इतने में मैं साथ साथ में आपको एक टिप दूंगी। ये देखिए आजकल जिन बच्चों का, खास तौर पे वो माएँ परेशान है कि हमारे बच्चों का रंग साफ नहीं, आपका विटामिन सी एक ऐसा सीरम है जो आप दिन रात सुबह शाम आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये सबसे जबरदस्त किस्म का आपके पास विटामिन सी है। आपने दिन रात सुबह शाम ये इतना सा निकाला, ठीक हो गया। इसका कैप लगा दें। आपने इस तरीके से मेकअप से पहले, मेकअप के बाद, ठीक है, मेकअप से पहले, मेकअप के बाद आपने अपने बच्चों का जिनका रंग सांवला, जिनके आप ऊपर केमिकल वाले कोई वो नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं तो केमिकल के अगेंस्ट हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं नेचुरल बताती हूँ कि आपने इस तरीके से हर वक्त लगाना है। आपका रंग आप देखेंगे चंद दिनों में, केमिकल नहीं है, ठीक है। ये ठीक है, चंद दिनों में आपका भी, आपके बच्चों का भी, आपके बड़ों का भी, सबका रंग जो है वो साफ हो जाएगा। ये पक गया, ये जूम कर लिया आप लोगों ने? हाँ जी, वो किया हुआ है, वो किया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको खोलें, मैं इसको लेने का तरीका जल्दी से जरा आपको मैं बता दूं। इसको खोलूं? हाँ, इसको, हाँ, कैप को खोल दे। ये ले, ठीक हो गया, कैप खोल दिया मैंने, खोल दिया। ये आपकी प्याली है, ठीक है। अब हम इसको यूज करेंगे। रमला, आपको हो रही है खांसी, ठीक हो गया, ठीक है। ये अब आप इसको ये ले, टेस्ट करें इसको, और इसका टेस्ट अपनी ऑडियंस को बताएं, ठीक है। ये एक इंस्टेंट खांसी, जिस तरह अब आपको एकदम से खांसी हुई है ना, इसका इलाज है, ये ले। अच्छा, ये खांसी का भी इलाज है और स्किन का इलाज भी है? ये खांसी का, उस खांसी का इलाज है, ये उस खांसी का इलाज है जो अचानक से अब रमला को हुई है, रात को सोने ना दे। ये देखिए, ये एक किस्म का आपका पूरा माल्टा जो है वो बारबेक्यू हो गया है। ये खट्टा मीठा आपका इट्स हनी एंड सावर एंड ब्लैक पेपर एंड क्या कहते हैं इसको, ऑरेंज जूस, और सब कुछ मिलके एक ही खांसी का बहुत जबरदस्त किस्म का आपका सिरप बन गया है। बेहतरीन, इतने अच्छे क्विकली आपको इतनी सारी टिप्स बालों की, स्किन की, खांसी की, सर्दी की नईमा आपा ही दे सकती हैं। थैंक यू वेरी मच नईमा आपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप तशरीफ लाई और इतनी अच्छी टिप्स आपने दीजिए। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। आपको ये सारा सेगमेंट हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।